Hi guys, welcome to Binge Boxed Out. My name is Nilesh Roy. और मेरा नाम है तुषित मोदक। आज हम लोग देखने वाले हैं एपिसोड 6 ऑफ सीजन 4 और एपिसोड 22 ऑफ सीजन 4। इस वीक का एपिसोड थोड़ा चल रहा। हम लोग बाकी पर्सपेक्टिव्स देख पा रहे थे, जैसे कि गैबी का हुआ, राइनर हुआ, जीन, कॉनी, मिकासा, आर्मिन, सबका पर्सपेक्टिव देख पा रहे थे। गाइस, जैसे हम लोग लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एरन किस तरह से रम्बलिंग का पार्ट बनता है और सारे के सारे वॉल्स गिर जाते हैं और उनसे टाइटन्स निकल के वो आगे की तरफ जाता है, बाकी जो भी शोर्स के उस तरफ जितनी भी दुनिया है उसको खत्म करने के लिए। सभी लोगों को इस बारे में पता चल जाता है कि एरन आ रहा है उनको खत्म करने के लिए, बिकॉज एरन की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसके आइलैंड के लोग हैं और कुछ नहीं यार, वो उनसे ही प्यार करता है। तो आई थिंक लास्ट जो हम लोग रिव्यू वीडियो बनाए थे उसमें हम लोग को काफी हद तक हम लोग ने इस बात को गेस कर लिया था कि आने वाले एपिसोड में एक तरीके से प्लानिंग वाली एपिसोड ही होगी कि कौन किसका साथ देने वाला है। तो बेसिकली वही देखने को मिला और वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन क्या सोचता है और किसका क्या पर्सपेक्टिव रहने वाला है आने वाले एपिसोड्स में। सबसे पहले ये थॉ का क्या मतलब होता है? मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं क्या मतलब है, देखता हूँ सर्च कर। हम लोग देख लेते हैं इसी बात पे, थॉ का मतलब क्या होता है। ये हमने गूगल क्रोम खोल लिया है और हम लोग सर्च कर रहे हैं थॉ। थॉ का मतलब होता है a froze of ice, snow or another frozen substance become liquid or soft as result of warming up। इससे हमें इस एपिसोड के बारे में काफी कुछ पता चलता है, ठीक है, वो लोग डिस्कस करेंगे आगे। हाँ गाइस, तो आपको इस बार इस सीजन का इंट्रो कैसा लगा? मैंने तो जब स्टार्टिंग में जब देखा था इस सीजन का इंट्रो, ऑब्वियसली द रम्बलिंग नाम है सॉन्ग का, तो थोड़ा सा जारिंग लगा था स्टार्टिंग में, क्योंकि पिछला इंट्रो इतना तगड़ा था एंड ऑब्वियसली कुछ भी विजुअल्स में कुछ भी उसने स्टोरी का रिवील नहीं किया था उन्होंने। ऑब्वियसली इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है स्पॉइलर, बट फिर भी कुछ सीन्स हैं जो कि सीजन में प्ले आउट होते हैं। बट एज अ सॉन्ग जहाँ तक की बात है, तो हर सीजन में आई गेस होता है कि स्टार्टिंग में नहीं अच्छा लगता है कोई सॉन्ग, बट देन धीरे धीरे सुनते सुनते उसको और वो दिमाग में बैठ जाता है। तो आई गेस अब मुझे थोड़ा ठीक लगता है इंट्रो। आपका क्या ख्याल है? हाँ, आई थिंक इंट्रो एक इंग्लिश और जापानीज मिक्स वर्जन है, क्योंकि क्रिएटर्स को भी पता है कि नाउ दिस फ्रेंचाइज इज एन इंटरनेशनल ब्रांड, तो एक वेस्टर्न और थोड़ा बाकी कल्चर्स को भी टच करने की कोशिश किया है इन द सॉन्ग्स। तो मुझे पसंद है काफी। आई थिंक अटैक ऑफ टाइटन अपना इंट्रो हमेशा से ही अच्छा रखा है, और वही बात जैसे तुमने कहा कि आदत की बात, आई थिंक अभी भी पहला टाइटल ट्रैक जो कि अटैक ऑन टाइटन 1 का था, वो आज भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है और रहेगा। दिस वन इज ऑल्सो गुड एंड आई थिंक ये सब आई थिंक ये जस्टिफाई करता है काफी इस सीजन। मेरे लिए पर्सनली जो सीजन 4 पार्ट 1 का इंट्रो था, माई वॉर, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है ऑफ ऑल टाइम। तो हम लोग स्टार्टिंग में देख पाते हैं कि ऑब्वियसली जो लोग मार्ली में जो एल्डियंस है वो भी पाथ्स में गए और उन्होंने एरन का वॉइस सुना। तो ऑब्वियसली उनको भी पता है कि एरन उनके लिए आ रहा है, क्योंकि एरन ने बोला था कि पैरडीज के अलावा बाकी हर जगह वो तबाह कर देगा। तो मतलब ऑब्वियसली मार्ली भी तबाह होने वाला है। तो इसी को लेके एनी के पापा ये सोचते हैं कि मैं अपने बेटी को बिना देखे ही मर जाऊंगा। हाँ, आई थिंक जहाँ तक फर्स्ट इंट्रो यही रहता है कि हाँ, वो एनी के पिताजी से शुरू करते हैं और आई थिंक सबको एक तरीके से पता चल गया है कि व्हाट लाइज अहेड और इन देयर फ्यूचर। अभी सब उसी चीज में है, कंफ्यूजन में है कि भागे उस चीज से और उस चीज का ही पार्ट बन जाए। बाहर माल्ले में या माल्ले के बाहर भी जो लोग हैं उनको ऑब्वियसली ये जो बाहर जो एलियंस रह रहे हैं वही कन्वे कर पाएंगे कि हाँ एरन आ रहा है, हमने देखा है एरन को, ये बोलते हुए। तो बस वही बाकी लोगों को समझा पाएंगे कि हम लोग को तैयारी करना है एरन के खिलाफ लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि राइनर और गैबी ऑब्वियसली रम्बलिंग के बाद शेल्टर ले रहे होते हैं एंड राइनर बोलता है कि फैल्को को
मोस्ट प्रोबेबली जीन और कॉनी ले गए होंगे, क्योंकि वो अभी जॉ टाइटन बन गया तो वन ऑफ द 9 टाइटन्स में से है, तो ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। वो बोलता है कि माई आर्मर केम अनडन समहाउ। जहाँ तक यहाँ पे बात है कि उसकी हार्डनिंग समहाउ कैसे हट गई उसे भी नहीं पता, और बाकी लोग भी कंफ्यूज हैं। पर इससे राइनर काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया। इस सीन में गाबी इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट राइनर, प्लस वो फैल्को के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है अभी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड में गैबी एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाली है। राइनर बोलता है कि द फाउंडिंग टाइटन कैन मेक ऑल टाइटन्स एंड सब्जेक्ट ऑफ ईमिर ओबे इट्स विल। अभी ऑब्वियसली वो रम्बलिंग पे फोकस्ड है, बट अगर कोई भी एल्डियन अगर उसको अपोज करने की कोशिश करे तो वो इजीली उसको कंट्रोल कर सकता है, जैसा कि उसका पावर है। सो अभी एरन द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन द यूनिवर्स है, इन दैट अटैक ऑन टाइटन यूनिवर्स में। सो ऑब्वियसली अभी सब बहुत ज़्यादा सैड हैं जो कि उसको अपोज कर रहे थे, और जो उसका साथ दे रहे थे वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। तो अभी दोनों ही पार्टी कंफ्यूज है कि क्या करें। अभी एक दूसरे को लोग गैदर कर रहे हैं, क्योंकि जब टाइटन बने थे सब इधर उधर बिखर गए थे, तो सबको खोजना, गैदर करना, एक प्लान वर्कआउट करना। आई थिंक आगे के एपिसोड में कुछ वैसा ही रहने वाला है। इंक यहाँ पे सब इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ों को, कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि बाहर के लोग वैसे भी हमें कोई अच्छा इंसान तो समझते नहीं थे, हमें एक बीमारी की तरह ट्रीट करते थे, हमें वैसे भी एक वॉल में बंद करके रख दिए थे। आई थिंक जो पैरोडीज के लोग हैं दे आर, क्या कहते हैं, रिलीव्ड कह सकते हो कि भाई जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, अब एक भी टाइटन नहीं है, बस अब हम लोग ही बचेंगे। पर जैसा आगे इसमें इसी एपिसोड में आगे देखते हैं कि एक दूसरा काउंटर भी यही है कि बट ऑन व्हाट कॉस्ट। इतने सारे लोगों का मरना क्या सच में सही है, जस्टिफाइबल है? क्योंकि वो हमें गलत समझते थे, हम लोग इतने हार्डशिप से गुजरे, तो इसका मतलब ये है कि सारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस वॉल के बाहर ख़त्म ही हो जाए। सब लोग एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई, अब उस चीज़ को हम लोग रोक तो नहीं सकते हैं, अब जो हुआ अच्छा हुआ वाली सेंस। एंड इवन आई थिंक कि जो जॉन है वो ऑब्वियसली वो उस टाइप का कैरेक्टर नहीं है जो कि मास जेनोसाइड चाहेगा। इवन जब माले पे अटैक हुआ था तब भी जॉन को देख रहे थे कि वो कोशिश कर रहा था कि कैजुअलिटीज ज़्यादा ना हो या हम लोग बच्चों को ना मारे। तो आई थिंक यहाँ पे वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि हाँ जो वो अच्छा हुआ, वैसे भी वो हमको बुराई मानते थे तो चलो हम बुरे ही हैं, बट अंदर ही अंदर आई डोंट थिंक वो भी चाहता है कि एरन वो ऐसा करे। एंड देन ऑब्वियसली आर्मिन आगे जाके वो काउंटर देता भी है उसका। जो ब्राउज फैमिली है, साशा की जो मम्मी पापा और उसकी पूरी अडॉप्टेड सिस्टर्स और ब्रदर्स हैं, वो लोग कोशिश करते हैं वहाँ से टाइटन से बच निकलने की। ऑब्वियसली जो प्योर टाइटन्स है जो कि जीक ने टर्न किया था वो अब आउट ऑफ कंट्रोल है, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा अभी। ना जीक उन्हें कंट्रोल कर रहा है और ना ही एरन उनको कंट्रोल कर रहा है। ऑब्वियसली ये लोग भी कंफ्यूज थे कि एरन क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा है जबकि वो कर सकता है। ये आई थिंक बाद में पता चलेगा, बट अभी के लिए ये लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। जो काया है जिसको सीजन 2 में साशा ने बचाया था टाइटन से, तो आई थिंक वही सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। काया के सामने टाइटन आता है और वो ऑब्वियसली उस ट्रॉमा की वजह से वहाँ पे फ्रीज हो जाती है और वहाँ से हट ही नहीं पाती है। तो फिर वो हेल्प मांगती है कि कोई आके बचा लो मुझे, तो फिर गैबी आती है एंड लाइक साशा शी सेव्ड हर। बेसिकली ये होता है इसमें कि इसमें अभी फैल्को के पास जॉ टाइटन का पावर आ जाता है और इनको पता नहीं है कि इसके पावर का करना है क्या है, क्योंकि अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ही कैन बी डेंजरस ऑल्सो। तो अभी ये सोचा जा रहा है कि इसको कमांडर पिक्सिस को खिला दिया जाए कि वो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाए वापस, ताकि वो इस पूरे वॉर को लीड कर सकें, क्योंकि अभी एक लीडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा हम लोग देख रहे हैं अभी सब कोई बिखरे हुए हैं और किसी का कोई पर्टिकुलर लीडरशिप नहीं है कि क्या करना है। हाँ, पहले तो ये लोग डिस्कस करते हैं कि पिक्सिस को खिलाया जाए कि नहीं, बट देन कॉनी बीच में आता है और कहता है कि नहीं, फैल्को को मैं अपनी मम्मी को खिलाऊंगा। जब
4 साल पहले अटैक हुआ था, ज़ीक ने उस रागा को विलेज को टर्न कर दिया था, तब उसके बाद से उसकी मॉम वहीं पे थी, अटकी हुई थी, वो हिल नहीं पा रही थी, तो उसको वहीं पे छोड़ दिया गया था। तो एंड कॉनी पिछले 4 साल से वहीं पे विजिट कर रहा था एंड ऑब्वियसली मेक सेंस फॉर हिम कि वो चाहता है कि वो अपनी मम्मी को वापस लाए, बट देन ही इज़ ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग चाइल्ड। जब बीच में टाइटन्स अटैक करते हैं तब फैल्को को लेके भाग जाता है एंड कोई भी उसके पीछे जाता नहीं है। तो अब देखते हैं कॉनी आगे क्या करता है। जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि लीडरशिप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, किसी को पता नहीं था, सब डर बैठ के छुपे हुए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस पे भरोसा करना है किस पे नहीं करना है। पर कमांडर शेडीज आके एक तरीके से वो लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, एक हिम्मत प्रोवाइड करते हैं सारे के सारे ट्रूप्स में। वो ऐसा कहते हैं कि यार मैंने तो तुम्हें कभी नहीं सिखाया ऐसे रोते हुए और विम्पर करते हुए जब किसी टाइटन को देखो। तो आई थिंक ये ओल्ड स्कूल अटैक ऑन टाइटन जो है हमारा, कि ब्लेड से टाइटन का मुकाबला करो रादर देन हेल्प आने का इंतजार करो, क्योंकि वहीं शुरुआत से उनका एक मोटो रहा है, चाहे वो कोई भी कमांडर रहा हो, कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। तो वही एटीट्यूड यहाँ पे शो करते हैं और टाइटन्स को एक एक करके मारना शुरू करते हैं। आई थिंक ये अच्छा पैरेलल है टू द फर्स्ट और सेकंड सीजन, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी सिंपल थी और ये लोग बस स्टोरी बस ह्यूमंस एंड वर्सेस टाइटन्स का था। इस एपिसोड में जो सॉन्ग चलता है, जो इंग्लिश सॉन्ग है, वो भी सीजन 1 और 2 से बिलोंग करता है। तो आई थिंक वही है कि फिर से वापस से वो फीलिंग लाना चाह रहे, वो हाइप वाली फीलिंग कि हाँ टाइटन्स को मार रहा है। थोड़ा हाइप होना मुश्किल है अभी, क्योंकि एरन वहाँ पे पता नहीं क्या क्या कर रहा है। आई थिंक थोड़ा ऑड चॉइस था मेरे लिए यहाँ पे वो सॉन्ग डालना। आई गेस सीजन 1 और सीजन 2 के फैंस है वो काफ़ी एंजॉय करेंगे। ऑब्वियसली ये एपिसोड सुबह सुबह रिलीज हुई और सुबह सुबह अपन क्या देखते हैं, एक टाइटन एस। ओह एस का नाइस कर्वी एस ऑफ अ टाइटन। हाँ पूरे एपिसोड में बहुत सारे एसेस दिखते हैं। हाँ बट दिस वन वाज टू मच ऑन आवर फेस, सो या बहुत अच्छा क्या कहते हैं डिजाइन किया गया है बाय द क्रिएटर मापा। देन ये लोग जब फाइट करने आते हैं तो वो लोग पिक्सेस को देखते हैं जो कि टाइटन फॉर्म में है, एंड देन ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बुरा तो लगता है, बट देन उनको ख़त्म तो करना ही है, क्योंकि खुद की सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देन आर्मिन कुछ शब्दों में उसको एक फेयरवेल दे देता है कि आपने हमको ज़िंदा रखने में बहुत हेल्प की एंड मे यू रेस्ट इन पीस। ऐसा करके उनको फिर थंडर स्पीयर से मार दिया जाता है। हाँ, इससे हमें ये भी बात पता चलती है कि पिक्सेस अब कमिंग किसी भी चीज़ में आने वाला नहीं है। जो एक थ्योरी था कि उसको एक रिवाइव किया जाए, इसको मारने के बाद वो थ्योरी भी ख़त्म हो जाती है कि पिक्सेस कहीं से भी रिवाइव होने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है कि कोई और लीड करेगा आर्मी को, वो देखने वाली बात होती है कि कौन करता है। हाँ, तो जो पैराडीज के लोग हैं तो उन्होंने ऑब्वियसली जो टाइटन्स थे उनको सबको खत्म कर दिया, काफ़ी एफिशिएंट हो गए हैं वो इस टाइम तक टाइटन्स को मारने में। तो देन ख़त्म करने बाद जॉन जो है वो कन्वर्सेशन करता है ओनिया कोपो के साथ। ओनिया कोपो ऑब्वियसली एल्डियन नहीं है तो उसको नहीं पता कि एरन क्या बोला। देन वो कंफर्म करता है उससे कि उसने क्या बोला, एंड देन जॉन ऑब्वियसली बोलता है कि तुम देख ही पा रहे हो क्या बोला है। देन वो समझ आता है कि उसका भी होम जो है वो डूम्ड है। देन देखते हैं हम लोग रिटर्न ऑफ फ्लॉक, द ओजी येगरिस्ट। इस टाइम पे भी ये एकदम फुल सपोर्ट में है प्लान के। यहाँ एल्डिया का रेस्टोरेशन हो रहा है, अब तो मैं नहीं मरूंगा, अब तो इसको फुल प्लान एकदम। फ्लॉक वो बंदा है ना जो कि दोस्तों के कोल्ड ड्रिंक में दारू मिला देता है। इट वाज लाइक कि वो स्पाइन फ्लूइड पिला दिया सबको धोखे से। ही इज लाइक द किसी प्लान में गो टू वाला बंदा है वो, ठीक है। मतलब कोई भी अगर उसको एक प्लान देन एग्जीक्यूट कर देगा, वो इतना भरोसा है। तो इसलिए एक्टर को अभी तक रखा हुआ है, वरना किस तरह की स्पीड में अटैक ऑन टाइटन लोग मरते हैं। ऑब्वियसली इसका जो है ना यूएसपी कि भाई कर देंगे, भाई एग्जीक्यूट कर देगा, ये कुछ भी हो जाए। तो आई थिंक आने वाले प्लान में इसका भी बहुत बड़ा पार्ट रहने वाला है मेरे हिसाब से। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इलियाना इतनी दुखी क्यों है? ठीक है, क्योंकि इलियाना येगरिस्ट नहीं थी, वो ज़िग सपोर्टर थी। वो ज़िगरिस्ट थी, वो एक तरह ज़िगरिस्ट अगर ऐसा कोई टर्म हो तो वो ज़िगरिस्ट थी, ठीक है। और वो पता था कि ज़िग का क्या प्लान है,
उसे ये पता चल गया कि ज़ीक कंट्रोल में नहीं है फाउंडिंग टाइटन के, तो इस बात से ये शॉक में चली गई। अब यहाँ पे ये गिलिस्ट है, इसको पता है, ठीक है ना, कि डबल क्रॉस हुआ है। अब ये इसको डिटेन कर ले रहा है पूछताछ के लिए कि भैया अपने वॉलंटियर इकट्ठा करो, तुम डिटेन। उस टाइम पे वो येलेना के साथ काम कर रहा था, क्योंकि उस समय ये एरन और ज़ीक एक साथ काम कर रहे थे। एंड अब जब ज़ीक और एरन नहीं काम कर रहे एक साथ, तो ये भी बाजी पलट लिया। ऑब्वियसली येलेना तो शॉक में रहेगी, क्योंकि वो ज़ीक को भगवान ही मानती थी एक तरह से। तो जब वो सेंस कर पा रही कि उसका भगवान अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो ऑब्वियसली एक तरह से शॉक में ही है वो। हाँ, वो आई थिंक वेट कर रही है टर्निंग द टेबल पर। मेन वही उसका लफड़ा है कि उसका फाउंडिंग टाइटन वाला उसको हिसाब किताब समझ में नहीं आया, ठीक है। उसे तो लगा है कि भाई वही रॉयल ब्लड का है, तो उसी के पास पावर है कर। ये दो बंदे शॉक हो गए, अरे ये तो साथ में थे ना, उन्हें भी समझ में नहीं आया कि क्यों। ठीक है, मैं बोला ना, ये बंदा जो है मास्टरमाइंड है, ठीक है ना। गैबी इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा उसको रिडीम किया गया है, क्योंकि वो काफ़ी डेवलप होती है इस चीज़ के बाद से। जब हम लोग जो काया को बचाती है, एंड देन काया फेवर रिटर्न करती है। पैराडाइस के सोल्जर जब इनको लेने आते हैं, तब उनको लगता है कि ये एक मार्लियन है गैबी, एंड वो काया कवर करती है उसके लिए। देन इनमें काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन होता है कि काया पूछती है कि आई एम द डेविल, व्हाई डिड यू सेव मी। देन गैबी एडमिट करते हैं कि वो खुद भी एक तरह से डेविल ही है, क्योंकि उसने भी इतने सालों से कितने लोगों को मारा बस प्रेज लेने के लिए। अपना जो आर्म बैंड है, जो कि वो प्रूव करना चाहते कि वो गुड एल्डियन है, उसको प्रूव करने के लिए वो इतने लोगों को मारी। एंड ये चीज़ रियलाइज़ कर रही है कि वो गलत थी एक तरह से। तो यहाँ भी जब वो पूछती है फैल्को के बारे में कि कहाँ है वो, तो पूरा बैक स्टोरी देता है कि कौन ही अपनी मम्मी को खिलाना चाहता है, एंड वहाँ 4 साल से जा रहा है। तो जब 4 साल बोलता है वो, तब वो रियलाइज़ करती है कि हाँ, जो अटैक हुआ था उसी की वजह से ऐसी हुई। एक तरह से वो कॉनी का पर्सपेक्टिव समझ पाती है, लेकिन देन वो कहती है कि नहीं, मुझे लेकिन फैल्को के लिए भी लड़ना है। आई थिंक काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है कि वो अपने एनिमी का पर्सपेक्टिव भी देख पा रही है अब, एंड स्टिल दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए फाइट कर रही है। यहाँ पे इस एपिसोड में काफ़ी कुछ बात ये चल रहा है कि फाउंडिंग टाइटन क्या कर सकता है और क्या नहीं, ठीक है ना, कि उसका पावर एक्चुअली में है क्या। मतलब जैसे अभी एक दूसरे को लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वो टाइटन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या वो टाइटन्स को चेंज नहीं कर सकता, क्या ये नहीं कर सकता, क्या वो नहीं कर सकता। तो अभी सब एक तरीके से हाइपोथेसिस ही है। मैंने फाउंडिंग टाइटन क्या कर सकता है, उसका क्या पावर्स हैं। तो आई थिंक इस चीज़ में अभी सबको ही कंफ्यूज हैं, वो फाउंडिंग टाइटन क्या कर सकता है। यहाँ पे जब वो बताती है कि उसने राइनर की हार्डनिंग को अनडन कर दिया, तो इससे लोग एक आइडिया आने लगता है कि अरे वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा था, फाउंडिंग टाइटन का क्या पावर है पता ही नहीं अभी लोग। तो अभी लोग धीरे धीरे फिगर आउट कर रहे हैं। जो 4 साल पहले इसने एनी को फ्रोज किया था हार्डनिंग में, वो भी अनडन हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक एंडिंग का पार्ट था, जो उन्होंने कहा था कि उस टाइटल से ही हमें एंडिंग का भी पता चल जाएगा, या इस एपिसोड के बारे में पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली ही मेल्टेड द हार्डनिंग। तो ऑब्वियसली क्योंकि एरन ने एक साथ पूरे पैराडाइस में जितने हार्डनिंग थे, चाहे वो वॉल्स के हार्डनिंग हो, चाहे वो राइनर का हार्डनिंग हो जो कि उसका आर्मर बनाता है, उस सबको उसने बेसिकली स्विच ऑफ कर दिया था। तो इसलिए वो इस समय पे उसको चोट लग गया था। देन लास्ट सीन में देखता है कि एनी, जो कि पिछले आई थिंक सीज़न 1 से हम लोग एनी को देखे नहीं है, एंड तब से वो क्रिस्टल में बंद थी। तो अब जाके बिकॉज ऑफ एरन वो बाहर निकल चुकी है, एंड आई डोंट थिंक उसको कुछ भी आइडिया, या मे बी कुछ जो भी को जैसे आर्मी में आके उससे बात करता था, तो मे बी कुछ हद तक उसे सिचुएशन का पता होगा, बट आई डोंट थिंक उसको भी फुल्ली स्कोप पता है सिचुएशन का। तो देन ऑब्वियसली उसको वो डिस्कवर करेगी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, जो भी वो डिसाइड करती है आगे करने। हाँ, मेरे को भी यही लगा कि अब
आने वाले एपिसोड में एनी का भी एक पार्ट जुड़ गया। इतने सारे कैरेक्टर्स तो थे, ये एनी भी आ गए, तो देखते हैं उसको किस तरीके से फिट करते। वो क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकती इस पूरे सिनेरियो में, हो सकता है उसे कुछ पता हो जो हमें नहीं पता है या बाकी लोगों को नहीं पता हो। एंड जहाँ तक बात उसकी थी कि एरन ने क्यों नहीं जो प्योर टाइटन्स हैं उनको कंट्रोल किया, कि ऑब्वियसली वो जब पैराडाइज के लोगों को बचाना चाहता है तो फिर वो क्यों छोड़ेगा वहाँ पे उन टाइटन्स को ऐसे फ्रीली घूमने के लिए। तो आई थिंक जहाँ तक मेरी थ्योरी है कि ये चीज़ वो प्ले आउट होने दे रहा है, क्योंकि मे बी दिस थिंग लीड्स टू समथिंग एल्स। मतलब ये लोग फाइट कर रहे हैं एंड देन जो भी अलायंसेस बनेगी इस फाइट्स की वजह से, ऐसा कुछ फ्यूचर देखा होगा उसने मे बी, जिसकी वजह से उसने नहीं छोड़ दिया उन टाइटन्स को। कोड गियास आई थिंक बहुत लोग देखे होंगे, आप भी देखे हैं। तो उसमें जो लेलूश करता है एंड में कि वो बेसिकली खुद को वर्ल्ड का विलन बना देता है, मतलब खुद को फाइनल बॉस बना देता है, एंड देन मुझे मारो एंड देन होपफुली पीस रहेगा। तो मे बी एरन इस टाइप से कुछ करना चाह रहा है कि हाँ मैं सबको अनाउंस कर रहा है कि मैं मारूंगा सबको ख़त्म कर दूंगा, एंड देन वो होप कर रहा है कि ये लोग अलायंस बना के इसको मानने आए, हर कंट्री हर जगह से अलायंस बने एंड हर कोई आके उसे डिफीट करे ताकि लोग एक तरह से यूनाइट हो सके। मेरी थ्योरी अभी तक इतना ही है। हाँ, हो सकती है, मतलब चांसेस हैं कुछ वैसा हो, पर ऑब्वियस सी बात है अटैक ऑन टाइटन के जो राइटर्स वो हमेशा सरप्राइज ही किए हैं एक कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर कुछ और भी होता है तो हमें उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। सो लेट्स सी आने वाले एपिसोड में क्या होता है। ठीक है गाइस, आज का एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपको पसंद आया तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा। नो स्पॉयलर्स इन द कमेंट्स, मैंने पिछले एपिसोड में बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। कोई नहीं देता भाई। हालांकि कोई कमेंट्स आ नहीं रहे हैं, बट होपफुली आ गया है। कोई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा हम भी आप लोगों का एंटरटेन कर सकें, थोड़ा कंटेंट पुट कर सकें, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय, पीस।